हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहली हमारी जो आर्टिकल होने वाली है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। फाइनली जो हमारी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इतने सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, अब वो फाइनली कन्वर्ट हो गया है एक्ट में। तो इसके ईच एंड एवरी जो भी प्रोविजंस है वो सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है, तीन हमारे यहाँ का जो बेसिकली लॉ था आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब को यहाँ पे रिफॉर्म किया गया है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की। बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए ये डिजिटल पर्सनल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2023 का, इसको फिर से लाया गया था लोकसभा में, तो इसलिए अब ये पारित हो चुका है और ये अब हम लोग के सामने एक एक्ट जैसा है। तो इसको डीपीडीपी एक्ट कहेंगे। इट मीन्स कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो डीपीडीपी एक्ट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले आप देखो कि आज की डेट में आप लोग जो मेरी वीडियोस भी देख रहे हो वो डिजिटल देख रहे हो। आप लोग मैक्सिमम काम जो आज की डेट में आप लोग कर रहे हो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, बट जो भी डेटा आपका डिजिटल है क्या वो प्रोटेक्ट है कि नहीं है? तो आप लोग को पता है कि आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, साइबर हैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कानून लाया गया है। तो सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जिसमें कि मिनिमम डिसरप्शंस है, यानी कि कुछ नेसेसरी चेंजेस जो है वो यहाँ पे इंश्योर किए गए हैं डेटा फिडुसरीज प्रोसेस डेटा में। साथ ही आप देखो कि इंडिया की जो डिजिटल इकॉनमी है वो यहाँ पे बेटर तरीके से काम कर पाएगा, और इसकी जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, साथ ही जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो यहाँ पे इन्हेंस हो पाएगा। इट मीन्स कि हम लोग जो भी यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो भी हम लोग डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम लोग अगर अपने डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं, तो अब हमारी यहाँ पे जो ईज़ ऑफ लिविंग है कि हम लोग बेटर तरीके से रह सकते हैं। कल को अगर कोई भी परेशानी होगी तो हम लोग के पास अब कानून है। तो देखिए, कानून होना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए कानून है, इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बहुत सारी बिजनेस आज की डेट में आप देखोगे कि ऑनलाइन चलती है, डिजिटल फॉर्म में चलती है। तो कानून नहीं होने के कारण जो हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि जो लोग यहाँ पे बिज़नेस करते थे बेटर तरीके से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक महसूस करते थे, किसी चीज़ की कमी महसूस करते थे। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लाया जाता है जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और यहाँ पे मोदी जी का सपना भी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंक होगी वो अंडर 50 होगी। ओके, तो लास्ट 1-2 ईयर्स से ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा यहाँ पे ये इंडेक्स है उसको अभी पब्लिश नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ पे हमारे देश में कहीं ना कहीं एक बैरियर भी था। मीन्स डिजिटल प्रोटेक्शंस जो हमारे यहाँ, इसके लिए कानून नहीं था, कहीं ना कहीं ये एक बैरियर था। बट चलिए, अब ये बैरियर अब हमारे यहाँ से हट चुका है। अब लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से डिजिटल काम कर पाएंगे, डिजिटल तरीके से वर्क भी कर पाएंगे, बिजनेस भी कर पाएंगे। फाइन। 2017 में अगर हम लोग देखें, थोड़ा ये जो कानून आया है ना, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। 2017 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे प्राइवेसी को एज ए फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज किया गया था। इट मीन्स कि आर्टिकल 21 आप देखोगे, फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी दी गई है, कि हमारी जो प्राइवेसी है उसको अब यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये जो यहाँ पे निकल कर आया था, एक फेमस यहाँ पे केस है, KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके तहत यहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। इसी को देखते हुए जो जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा कहा गया कि अब अगर राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे दे दिया गया है, फंडामेंटल राइट यानी कि यहाँ पे मौलिक अधिकार है लोगों का, तो ऑब्वियस है कि अगर कुछ भी यहाँ पे प्राइवेसी भंग होगा तो लोगों को ये अधिकार है उसको फाइट करने का, राइट। तो इसलिए उसको लेकर जो है एक कानून होना चाहिए कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए बेटर तरीके से एक प्रोविज़न होना चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पे कानून लाया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा फिर से यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है ये जो डिजिटल प्रोटेक्शंस डेटा बिल है। तो इसको यहाँ पे आप देखो कि फिर से रिवाइज़ किया गया और बार बार इसको इंट्रोड्यूस करते गया। 2022 में देखने को मिला कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये PDP बिल जो है वो विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि इसको विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला 2018 से ही। 2017 में हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी आ चुका था, लेकिन 2018 से इस कानून के लिए हम लोग लड़ रहे थे। फाइनली 2023 में ये कानून बनकर आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शंस बिल के एक्ट के बारे में समझते हैं।
इस एक्ट का एम मेन यही है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा है, आप लोग इतने सारे एसएनएस यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आप अपने पर्सनल डेटा उसको वहाँ पे फीड करके रखे हो, बहुत सारे पर्सनल फ़ोटोज़ होंगे, इन्फॉर्मेशंस होंगे जो कि आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। तो जो भी पर्सनल डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा और एक इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाएगा कि आपके जितने भी डेटाज़ है ना वो बहुत ही सही तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे लॉफुल पर्पस के साथ वो प्रोसेस भी हो पाएगा। यहाँ पे आप देखो जो डिजिटल पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग डेटा फिडुसरीज़ की बात करें, यानी कि आप देखते हो कि डेटा को बहुत ज़्यादा जो है चोरी किया जाता है, ऑनलाइन डेटा को समटाइम्स आप देखो कि डेटा का मिसयूज़ भी किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रोकी जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो कि पर्सन हो गए, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट एंटिटीज़ है जो कि इस तरीके के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे रोका भी जाएगा। साथ ही राइट और ड्यूटीज़ भी है डेटा प्रिंसिपल का, यानी कि पर्सन जो कि यहाँ पे डेटा रिलेट्स के साथ यहाँ पे जो डेटा रिलेट्स कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल पेनल्टीज़ भी रखा गया है, यानी कि अगर यहाँ पे आप समझो कि किसी के अधिकार को यहाँ पे ब्रीच किया जाता है या कोई ड्यूटीज़ ब्रीच होती है या ऑब्लिगेशंस यहाँ पे ब्रीच होती है, तो उसके लिए यहाँ पे बाकायदा आपको पनिशमेंट भी है। सबसे मेन बात यही है कि हम लोग इस एक्ट की यहाँ पे प्रोविज़न देख लें। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो हमारे देश में आप देखो कि ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल है और डिजिटल फॉर्म में है, नॉन डिजिटल फॉर्म में भी है। इट मीन्स कि ये जो कानून है ये आपका दो तरीके से काम करेगा, डिजिटल फॉर्म में भी और नॉन डिजिटल फॉर्म में। साथ ही यहाँ पे पर्सनल डेटा को जो यहाँ पे हमारे इंडिया के बाहर अगर ये प्रोसेस हो रहा है, तो जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ऑफ़र किया जाता है बिज़नेस वगैरह के टर्म में, ट्रेड वगैरह के टर्म में, तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। बट कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, तो पर्सनल डेटा जो कि किसी पर्सनल पर्पज़ के लिए आप प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पे ये कानून अप्लाई नहीं होता है। पर्सनल डेटा जो कि यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे आप देखो कि पब्लिसिटी के लिए अवेलेबल किया गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेटाज भी लोग बनाते हैं अपने जो कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं या फिर अपने लिए बनाते हैं। डेटा प्रिंसिपल जिसमें कि कुछ पर्सनल डेटाज जो है वो रिलेट करता है या फिर कोई और भी पर्सन जो कि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर आते हैं और वो अपना पर्सनल डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शो ऑफ बिजनेस में रहते हैं या फिर पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, तो वो अपने पर्सनल डेटा को भी जो है वो पब्लिकली अवेलेबल करवा देते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई इंसान है जो कि खुद के पर्सनल डेटाज को अगर पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उस जगह पे वहाँ पे ये कानून जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लोग अगर मनचाहा तरीके से कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका डेटा जो है वो पब्लिश हो, पब्लिकली यहाँ पे बाहर निकल कर आए, तो उनके लिए डेटा, उनके लिए कानून नहीं है। कंसेंट की अगर हम लोग बात करें कि किसकी कंसेंट की ज़रूरत है, तो पर्सनल डेटा जो है वो सिर्फ यहाँ पे लॉफुल पर्पज़ के लिए ही यहाँ पे आपका काम किया जाएगा। साथ ही कंसेंट जो है विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस, जैसे कि आप देखो कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज है या मेडिकल इमरजेंसी है, इसके बेनिफिट्स को यहाँ पे अवेल किया जा रहा है या फिर कुछ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे ली जा रही है, तो उस केस में आप देखो कि यहाँ पे लेजिटिमेट यूज़ में किसी भी तरीके का कंसेंट को नहीं कंसेंट नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक हेल्थ कार्ड बनाने की बात की जा रही है। हेल्थ कार्ड कहने का मतलब है कि आप बार बार जो है, मान लीजिए कि कोई भी बीमारी होती है, एक कोई भी अगर मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ पे मतलब कि जो भी टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट डेट बोलेंगे कि आप 1 महीने के बाद मिलो, 2 महीने के बाद मिलो, फिर मैं उस समय जाऊँगी। तो पहले का जो जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं हमारे, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, या फिर आप देखो कि MRI हो गया, जो भी आपके पास रिपोर्ट होते हैं आप सब कुछ फिर से लेकर जाते हो, फाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हेल्थ कार्ड बना दो, हेल्थ कार्ड बना दो उस पेशेंट का जो कि कंटिन्यूस आएंगे, और कहने का मतलब है कि वो आए हैं तो उनके पास जितना भी उन्होंने टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, जो भी कराया, उनका सारा डिटेल्स इस कार्ड में रहेगा। इट मीन्स कि आप बार बार अगर डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो तो आपको हर टाइम जो है वो हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप एक साथ जो है बैग में लेकर जाते हो, वो बर्डन अब यहाँ पे कम हो गया है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि कुछ आपका पर्सनल डेटा है। इट मीन्स कि आपको अगर कोई भी तरीके की बीमारी है, परेशानी है, आप अगर उसको शेयर नहीं करना चाहते हो, ये हर एक किसी का पर्सनल इश्यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है कि पर्सनल डेटा जो है अगर इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ किया जाए, या फिर आप देखो कि कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करने के लिए हम लोग पर्सनल डेटा को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसको अवेल करने के लिए आधार कार्ड देना मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड जैसे कि उसमें पर्सनल डेटाज होते हैं, आपके एड्रेस होते हैं, आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एवरीथिंग
इज़ देयर। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कंसेंट की ज़रूरत नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि क्या आपका डेटा यहाँ पे रखा जाए कि नहीं रखा जाए। ओके, तो कंसेंट इज़ वेरी नेसेसरी कि किस कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे कंसेंट की ज़रूरत है, जो लोग बताएं। लोगों से पूछना ज़रूरी है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फाइन, ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। अगेन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। इस बोर्ड का काम यही है कि यहाँ पे जो भी पेनल्टी इम्पोज किया जा रहा है उसको देखें और इसके कंप्लाइंस को मॉनिटर भी करें। साथ ही जो यहाँ पे डेटा फिड्यूसरीज़ है, जो चोर वगैरह डेटा को चोरी करते हैं, उसके लिए यहाँ पे नेसेसरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी परेशानी है लोगों का, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्रसित है आज की डेट में, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सुनना है। और साथ ही साथ बोर्ड मेंबर्स जो है वो यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। और जो भी यहाँ पे मेंबर होंगे ना, वो फिर से है कि नेक्स्ट टर्म के लिए भी आना चाहते हैं तो वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। अपील जो इनके डिसीजंस के अगेंस्ट में किया जाएगा वो एक ट्रिब्यूनल है जो कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी ये बोर्ड अगर डिसीज़न देते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है डिसीज़न, तो वो फर्दर अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस है कि आपको बताना है कि ट्रिब्यूनल हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ओके, आर्टिकल बताना है। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल अगर देखें तो डेटा प्रिंसिपल में आप देखो क्या क्या राइट है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना प्रोसेसिंग को लेकर, और उसके बाद आपका करेक्शन वगैरह करना, जो भी यहाँ पे पर्सनल डेटा है उसमें अगर करेक्शन करना है या फिर उसको हटाना है, इरेजर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल है कि कोई भी लोग हैं उनकी यहाँ पे परेशानियों को सुनना। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन कि वो यहाँ पे राइट्स वगैरह को एक्सरसाइज करे इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। साथ ही साथ आप देखो कि अगर ड्यूटीज़ की वायलेशन होती है तो वो यहाँ पे 10,000 का उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूसरीज़ की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो चोर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे एक्यूरेसी को इंश्योर करना है और डेटा के कंप्लीटनेस को। साथ ही रिजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड बनाना है जिससे कि जो डेटा ब्रीच होता है वो यहाँ पे ना हो सके। इन्फॉर्म करना है बोर्ड ऑफ इंडिया को, यानी कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना है, और जो भी अफेक्टेड पर्सन है यानी कि उनके साथ, उनकी डेटा के साथ अगर कुछ भी ब्रीच वगैरह हुआ है तो उनका इन्फॉर्म करना है। साथ ही जो पर्सनल डेटा है, अगर वो पर्पस अगर पूरा हो गया, मान लीजिए कि किसी पर्पस के लिए कोई पर्सनल डेटा को फीड किया गया या कहीं पे भी आपका रखा गया, वो पर्पस अगर पूरा हो गया तो उसको एज सुन एज पॉसिबल डिलीट भी कर देना है। ओके, सिग्निफिकेंस अगर हम लोग डेटा फिड्यूसरीज़ की देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका फ़ायदा देखें डेटा फिड्यूसरी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी डेटा फिड्यूसरी बना सकते हैं एज SDF। ओके, तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या होगा, सबसे पहला है कि वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी देखेंगे कि पर्सनल डेटा जो प्रोसेस किया जा रहा है उसकी क्या वॉल्यूम है और कितना वो सेंसिटिव है। राइट टू द रिस्क टू द राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, इसके बारे में देखेंगे। पोटेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर यहाँ पे बात किया जाएगा। रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। पब्लिक ऑर्डर पे ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी डेटा फिड्यूसरी है, कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे डेटा का आपको देखेंगे वो थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे डेटा फिड्यूसरीज होते हैं ना वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ना कि जिनका डेटा है उनके बेनिफिट के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। एग्जेम्पशंस अगर हम लोग देखें कि किस किस केस में जो पर्सनल डेटा है उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, तो राइट ऑफ द जो यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल है और ऑब्लिगेशंस है डेटा फिड्यूसरीज का, एक्सेप्ट जो डेटा सिक्योरिटी है, विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस लाइक फॉर नोटिफाइड एजेंसी। कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई नोटिफाइड एजेंसीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सिक्योरिटी के लिए आपको, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए आपको अगर पर्सनल डेटा देना पड़े, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए पर्सनल डेटा देना पड़े, इन्फो देना पड़े, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। रिसर्च वगैरह के लिए अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। और स्टार्टअप्स के लिए या फिर अदर नोटिफाइड कैटेगरीज़ है तो डेटा फिड्यूसरीज़ का, तो उसमें भी आपको देना पड़ेगा। टू इन्फोर्स लीगल राइट और क्लेम, कोई भी यहाँ पे कानूनी तरीके से अगर कोई राइट है, अधिकार है और क्लेम है तो वो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। टू परफॉर्म जुडिशियल एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, कानूनी तरीके से कोई यहाँ पे काम किया जा रहा है या फिर यहाँ पे कोई भी अपराध हुआ है उसको रोकने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर आप देखो इंडिया में जो पर्सनल डेटा है नॉन रेसिडेंट का, उसको प्रोसेस करने के लिए, जो कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के तहत है। तो ये सब जगह पे आपको अपना पर्सनल डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना होगा। ये एग्जेम्पशंस है कि यहाँ पे आपका
ये जो डेटा फिड्यूसरीज़ है उसकी ऑब्लिगेशंस यहाँ पे नहीं लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट सर्टेन एक्टिविटीज़, यानी कि आप देखो कि अपने देश की या पब्लिक ऑर्डर के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए कुछ यहाँ पे जो भी आपका काम है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। प्रोसेस ऑफ पर्सनल डेटा अगर हम लोग देखें बच्चों का, तो अगर बच्चों का जो पर्सनल डेटा प्रोसेस हो रहा है तो डेटा जो फिड्यूसरीज़ है वो यहाँ पे मीन्स आप समझो कि जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट होता है, यानी कि बच्चों के वेलबींग के लिए जो डेटा है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही ट्रैक बिहेवियर करना, बिहेवियर मॉनिटरिंग करना या फिर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करना, तो ये सारा काम नहीं किया जाएगा। यानी कि बच्चों को ट्रैक करने वाली चीज़ें जो होती है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारा ऐसी फ़ोटोज़ होते हैं जो कि समझ में आ जाती है, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है कि हाँ बच्चे कब घर से बाहर निकल रहे हैं, कब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कब हो रही है, वापस वो कोचिंग के लिए कब निकल रहे हैं, खेलने के लिए कब निकल रहे हैं। तो उस तरीके का जो काम होता है ना उसको यहाँ पर रोका जाएगा, ठीक है। साथ ही क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रांसफ़र देखें तो इस बिल में अलाउ किया गया था कि जो पर्सनल डेटा है उसको ट्रांसफ़र करना, यानी कि आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्ट की गई है। इट मीन्स कि हमारा जो पर्सनल डेटा है ना उसको हम लोग अपने देश के बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन आप समझो कि सरकार के द्वारा कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग का जो पर्सनल डेटा है वो कभी शेयर नहीं होगा। तो वो सारे जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ है ना उसमें हमारी किसी भी तरीके से पर्सनल डेटाज़ को शेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही पेनल्टीज़ की बात करें तो इस कानून में पेनल्टीज़ वगैरह भी स्पेसिफाई किया गया है बहुत सारे ऑफेंसेस को लेकर। जस्ट लाइक कि 200 करोड़ जो है वो नॉन फुलफिलमेंट है ऑब्लिगेशन का फॉर बच्चों के लिए, और 250 करोड़ जो है वो फेलियर है कि यहाँ पे हमारा जो है सिक्योरिटी वगैरह अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर यहाँ पे नहीं दिया गया, तो मीन्स आप समझिए कि जो भी बच्चों के लिए ऑब्लिगेशंस लगा है अगर वो काम नहीं होता है तो 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट है एंड 250 करोड़ फॉर फेलियर है कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपका नहीं काम किया गया। फाइन। लिमिटेशन क्या है इस एक्ट की? सबसे पहला आप देखो कि फंडामेंटल राइट्स को भी वॉयलेट करा है, नो डाउट कि यहाँ पे आपका जो है डेटा कलेक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, रिटेंशंस होगा, यानी कि क्या ज़रूरत है अगर ज़रूरत है तो उस हिसाब से आपको पर्सनल डेटा देना ही पड़ेगा। जैसे कि लिस्ट है जहाँ पे ये आपका कानून जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप समझो कि आपको पर्सनल डेटा देना पड़ेगा जिसमें कि फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। इनएडिक्वेट सेफगार्ड है, यानी कि जो ट्रांसफ़र होगा पर्सनल डेटा का बाहर, हमारे देश के बाहर, ये तो होना नहीं चाहिए, बट यही चीज़ें हो रही है तो इसमें कितना डेटा प्रोटेक्शंस जो है वो स्टैंड कर पाएगा। नो कॉम्पनसेशन है, यानी कि इस कानून में जो है सेक्शन 43A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है उसको रिमूव किया गया है, जिसमें कि कंपनीज़ को यहाँ पे कॉम्पनसेशन भी मिलता है अगर डेटा वगैरह का मिसयूज़ हो, मिस हैंडलिंग हो। तो कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच भी है ग्रीवियंस रिड्रेसल का। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल अगर परेशान है तो वो फर्स्ट अप्रोच कर सकते हैं डेटा फिड्यूशरी जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है। साथ ही साथ आप देखो RTI एग्जेम्पशंस भी हैं, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर रखा गया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक ऑफिशियल्स का है वो यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा RTI एक्ट के तहत। क्लियर डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इस कानून के तहत जो डेटा फिड्यूशरी है वो यहाँ पे कोई भी तरीके का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही नो प्रोविज़न फॉर सम राइट्स, यानी कि इस एक्ट में आप देखो तो यहाँ पे कोई भी राइट वगैरह ग्रांट नहीं किया गया है डेटा पोर्टेबिलिटी को लेकर, कि जो डेटा हमारा पोर्टेबल बना दिया गया है उसको लेकर कोई भी राइट यहाँ पे ग्रांट नहीं किया गया है। साथ ही राइट टू बी फॉरगेटन है, यानी कि आप देखते हो कि राइट टू बी फॉरगेटन यहाँ पे फंडामेंटल राइट के ही तहत आया है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि 10 साल पहले आपने कोई फ़ोटो अपलोड किया लेकिन आज की डेट में आपको लगता है कि वो यूज़लेस है, उसको हटा देना चाहिए, तो उसको डिलीट करने का भी ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगेटन है, तो ऐसा भी कोई प्रोविज़न इसमें नहीं दिया गया राइट टू बी फॉरगेटन का, तो ये भी होना चाहिए। और डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट भी यहाँ पे ग्रांट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग उसके साथ सहमत हो तभी हमारा जो डेटा है वो देश के बाहर ट्रांसफ़र हो सके। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा गवर्नेंस है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म यहाँ पे लाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, और साथ ही वो लिस्ट भी पता होना चाहिए सारे देशवासियों को कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारी डेटाज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। साथ ही डेटा राइट्स की अगर बात करें तो जो डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट है और जो राइट टू बी फॉरगेटन है इसको तो यहाँ पे कुछ केसेस में स्पेशली केसेस में इसको इंक्लूड करना चाहिए। वहीं पे डेटा कलेक्शन और स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जो रेपुटेशन है, लाइफ है, आइडेंटिटी है उसको हार्म करेगा। प्रिवेंट मिसयूज़, यानी कि आप देखो कि कुछ ऐसे टर्म्स है सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ऐसी कुछ यहाँ पे टर्म्स है
जिसमें कि कहा गया है कि लोगों की जो पर्सनल डेटा है उसको लिया ही जाएगा, उसमें ये कानून जो है एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इन 3 वर्ड्स के बेसिस पे लोगों की जो पर्सनल डेटा ली जाएगी, इट मे बी कि यहाँ पे मिसयूज़ हो सके। साथ ही क्वांटिफाइंग टाइम ड्यूरेशंस, एक स्पेसिफिक टाइम तो यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए कि कब यहाँ पे डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो पर्पस कहा जा रहा है कि अगर पर्पस फुलफिल हो गया तो डेटा को एज सुन एज पॉसिबल डिलीट कर देना चाहिए। बट एक टाइमलाइन तो होना चाहिए ना, इट शुड बी लाइक कि 30 डेज़, विद इन 30 डेज़, विद इन 10 डेज़, विद इन 1 वीक, इस टाइप का होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है आपका अकाउंटेबिलिटी आ पाएगा। ओके, साथ ही कुछ टर्म है जैसे कि राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ये अलाउ किया जाएगा कि आप अपने पर्सनल डेटा को फिर से रीयूज़ कर सको फॉर देयर ओन पर्पस। ठीक है, डिफरेंट सर्विस के लिए अगर आपको अपना ही खुद का पर्सनल डेटा को यूज़ करना है तो आप अपने पर्सनल डेटा को बार बार यूज़ कर सको। साथ ही राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि ये एक ऐसा यहाँ पे राइट दिया जा रहा है कि आपको अगर लगता है कि आपने जो डेटा अपलोड कर दिया है, अगर आपको वो डिलीट करना है तो वो डिलीट करने का भी हो सके और पब्लिक एक्सेस ना हो। फाइन, अब हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पे जर्मनी का है जो कि है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और हमारे यहाँ का ये कानून। तो इनमें क्या डिफरेंस है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल डेटा के ऊपर ये पूरी तरीके से या पार्शली तरीके से लगाया जा रहा है, लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ जो कानून लाया गया है वो डिजिटाइज जो पर्सनल डेटा है और नॉन डिजिटाइज जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर अप्लाई होगा। साथ ही यहाँ पे जनरल GDPR की बात करें तो माइनर जो कि यहाँ पे एज 16 है, वो पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत है, यानी कि जो बच्चे अगर उनका पर्सनल डेटा चाहिए तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे बताएंगे, और हमारे यहाँ जो 18 साल के नीचे है वहाँ पे उनके पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट चाहिए। ब्रीचेस आप देखो तो नोटिफाई किया गया है सुपरवाइजरी जो अथॉरिटी है विद इन 72 आवर्स कि अगर आपका डेटा ब्रीच होता है तो 72 घंटे के अंदर जो है आप यहाँ पे रिपोर्ट कराओ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। साथ ही GDPR की बात करें तो यहाँ पर राइट टू नॉमिनेट का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया, और ना ही हाउएवर यहाँ पे आपका राइट टू पोर्टेबिलिटी का यहाँ पे अधिकार दिया गया कि 30 डेज़ में रिस्पॉन्ड किया जाएगा, लेकिन वही चीज़ है कि हमारे यहाँ इसमें राइट टू पोर्टेबिलिटी को ओमिट कर दिया गया है। साथ ही आप देखो कि GDPR में क्या है कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म है डेटा को ट्रांसफ़र करना, वो भी थर्ड कंट्री में, लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके का जो है ट्रांसफ़र मैकेनिज्म नहीं है। GDPR में है कि जो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर्स है वो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस के तहत है और यहाँ पे एक DPO अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी ही है जो कि यहाँ पे DPO को अपॉइंट करेंगे। डेटा कंट्रोलर और डेटा प्रोसेसर्स जो है वो यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को मेंटेन करेंगे, लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ भी आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑब्लिगेशन फॉर जो डेटा फिड्यूसरीज़ है वो यहाँ पे आपका इस तरीके का इंक्लूड नहीं किया गया कि जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है उसको मेंटेन कर सके। ओके, सो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी यहाँ पे जो भी प्रोविज़न हमारे देश में है, तो जो भी प्रोविजंस है वो हम लोग यहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से ही लिए हैं, बट सम मेन पॉइंट्स आर लेफ्ट स्टिल लेफ्ट। ओके, तो कुछ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे यहाँ लैकुना जैसा वर्क कर रहा है, साउंड भी कर रहा है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे ओवरकम करना चाहिए। ओके, तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 7 प्रिंसिपल कहा जा रहा है इस कानून का। सबसे पहले ये प्रिंसिपल है कंसेंट का, लॉफुल का और ट्रांसपेरेंट यूज़ का, कि पर्सनल डेटा को ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ कर सके। साथ ही पर्पस लिमिटेशंस है कि जो भी यहाँ पे पर्पस है पर्सनल डेटा को यूज़ करने का वो लिमिट रखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन है, कम से कम डेटा को यहाँ पे यूज़ करना है। प्रिंसिपल ऑफ डेटा एक्यूरेसी है कि इंश्योर करना है कि डेटा करेक्ट है और अपडेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन है कि यहाँ पे डेटा को स्टोर करना है। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि यहाँ पे अगर डेटा को यहाँ पे ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए पेनल्टी भी है, और लोगों के पास ये फ्रीडम भी है कि आप अपने पर्सनल डेटा को जो है अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अपकमिंग एनी एग्जाम। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फोकस करना होगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, सिग्निफिकेंस भी हमने देखा, इसकी हिस्ट्री देखा, 7 प्रिंसिपल्स देखा, एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस उसको डिस्कस किया, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट लिमिटेशंस एंड कंपैरिजन बिटवीन जनरल डेटा प्रोटेक्शंस बिल। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरीके से हम लोग जो है अब यहाँ पे कम बैक हो चुके हैं, काफ़ी आपका जो है
3 हफ्ते के बाद मैं यहाँ पे कम बैक हुई हूँ। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपको मैं एश्योर करती हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए लेसन आएगी, ठीक है। एक ही आर्टिकल 2 आर्टिकल मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी डेली बेसिस पे आएगी। फाइन। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग 4 बजे 4 PM में आपका यहाँ पे वीज़ एंड आइज़ की करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आएगी। आप लोग डेली बेसिस पे इसको देख सकते हो, जिससे कि आपकी जो करंट अफेयर्स के ऊपर एक पकड़ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सुन सकते हो, समझ सकते हो, और एक अपना जो नोट्स है ना उसको भी आप लोग जो है यहाँ पे मेंटेन करते जाओ, जिससे कि जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको जॉट डाउन करते जाइए। रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि ये सारी मैगजीन, देखिए मंथली मैगजीन होती है, ये इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको बार बार निकालो और पूरी तरीके से पढ़ो, ठीक है। कवर टू कवर ये कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग जो है इसका शॉर्टकट अपनाओ कि यहाँ पे आप लोग जो है अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको जॉट डाउन कर लो। आपके पास अगर इसका हार्ड कॉपी है तो वहाँ पे अंडरलाइन करते जाओ। जो जो इंपॉर्टेंट होता है मैं यहाँ पे खुद ही स्टार मार्क लगा देती हूँ, तो उस तरीके से आप लोग को पता कर करके पढ़ते जाना है। ओके, सो गाइस, मिलती हूँ कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।